नजर आ रहा लोकल फॉर वोकल का असर। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। छठे दिन डाडम हादसे पर जमकर हंगामा हुआ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर लिया। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। भिवानी जिले में हुए डाडम खदान हादसे को लेकर के विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विधायक हादसे पर और अवैध खनन का सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े तेवर अपनाते हुए सीबीआई जांच कराने से साफ मना कर दिया है और इस पर कांग्रेस विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। तो आपको बताते चले चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। छठे दिन डाडम हादसे पर जमकर हंगामा देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। छठे दिन डाडम हादसे पर जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 5वीं से 8वीं तक की परीक्षा आज से शुरू। 27 मार्च तक जारी रहेगी परीक्षाएं। 31 मार्च को घोषित किए जाएंगे परीक्षा के परिणाम। बड़ी खबर भिवानी से आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कक्षा 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू होने वाली। तो वहीं आपको बताते चले 27 मार्च तक परीक्षाएं जारी रहेंगी। 31 मार्च को घोषित किए जाएंगे परीक्षा के परिणाम। हरियाणा में कक्षा 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं की परीक्षाएं आज से शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर और 27 मार्च तक परीक्षाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें परीक्षा के परिणाम 31 मार्च को घोषित किए जाएंगे। भिवानी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5वीं से 8वीं तक की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और 27 मार्च तक जारी रहेंगी परीक्षाएं। 31 मार्च को घोषित किए जाएंगे परीक्षा के परिणाम। तो आपको बताते चले 31 मार्च को परीक्षा के परिणाम सामने आ जाएंगे। वहीं 27 मार्च तक ये परीक्षाएं जारी रहेंगी। पांचवीं से 8वीं तक की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 27 मार्च तक जारी रहेंगी परीक्षाएं। 31 मार्च को घोषित किए जाएंगे परीक्षा के परिणाम। 27 मार्च तक ये परीक्षाएं जारी रहेंगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में डाडम हादसा और यूरिया का मुद्दा छाया रहा, जिसे लेकर के विपक्ष ने सवाल किए तो वहीं सत्ता पक्ष ने एक एक करके सभी सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ नोकझोंक रही पूरे सदन के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा के छठे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच डाडम मामले पर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। सीएम ने कहा कि अभी 3 अलग अलग समितियां जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। मैं स्वयं आ गया था मौके पर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया। 1 मिनट बैठ जाओ, फिर दे देना आप जवाब। मंत्री जी ने जवाब दिया कि मौके पर जो था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे इतनी खुदाई नहीं हुई थी। यही दिया जवाब आपने। उसके साथ वाले पहाड़ में कितनी हुई हुई है, साथ कितनी हुई हुई है, आप जाके देखो। नहर बंद है, इतनी गहराई 800, 700, 700 फुट तक जो लोगों ने बताया। पंचायत की जमीन है, पंचायत को उसका हिस्सा नहीं दिया गया।
और जो इन्होंने वेदपाल जी का नाम लिया, किसी वेदपाल का, अब तो कह रहे हैं उसने तो 150 करोड़ ऑफर किए थे, अब चला कौन रहा है उसको? फिर आगे चलाने की इजाजत किसको दी आपने? उसी वेदपाल को जो उसको मैनेज कर रहा है। सब तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है ये। अब फॉल्ट किसी न किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे आईएएस एसएस प्रसाद के अध्यक्षता में वो एसआईटी बन रही, काम कर रही। सुन लीजिए, एक दूसरा माइन सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइन सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनकी अध्यक्षता में एनजीटी जस्टिस प्रीतपाल, नहीं एनजीटी, आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है, और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता है कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज सीबीआई दो, आज ये करो वो करो, सीबीआई को देने लायक केस बनेगा तो जरूर देंगे। एक मिनिस्टर कह रहा है 2014 में हुई है, 2014 को 2021 हो गए, 7 वर्ष हो गए। तो फिर आपने 2014 वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोए हुए थे आप। ये जो अवैध खनन है इस पे रोक लगी थी, और रोक भी किसी और ने नहीं लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई थी। रोक लगाने के बाद जब ये दोबारा शुरू करी गई, इसको 1 जनवरी 2022 को फिर से शुरू कर दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शुरू करी गई थी तो माइनिंग विभाग की कोई टीम वहां पे गई थी जिसने जाकर के वहां ये देखा था कि ये जो खनन अब शुरू होगा ये फिर से पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? इसमें कोई शुरू करने पे किसी की जान माल का खतरा है कि नहीं है? आपने उसमें जाकर के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनवाई सरकार की तरफ से कि उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तुम अपनी माइनिंग शुरू कर ले। डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री का तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। रजवाड़ों के साथ लगते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में खोदा हुआ पाया गया, खनन के गड्ढे साथ मिला हुआ पाया गया, जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उस पर माइनिंग की महत्वपूर्ण ढांचा और यह कुछ समय के लिए प्रयोग में नहीं रहा वैसे ही पड़ा है। उपायुक्त भिवानी के अवैध खनन के पट्टाधारती कार्रवाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। जो भी हैं जिनमें इस पे जो लोग हैं, कहीं नहर का है, पानी का है, कोई इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिसका दबाव कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिया कि आप जो बात कहते हैं वो तो सरेआम जो है, बिल्कुल मैं अब झूठ शब्द तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पता नहीं विधानसभा में इट इज पार्लियामेंट्री और नॉट, पर पूरा भ्रमित है, पूरी तरह से जलेबी मारते हैं और पूरी तरह से ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हालात इनके। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितना भी फर्टिलाइजर का स्टॉक है जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है और जो दूसरी जगह उससे सरकार की तरफ से वितरित हो रहा है, उस एडवाइजरी के जरिए कि ये इसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड हर जिले के अंदर
और हर स्टेट लेवल पे लगना चाहिए था, ताकि सबको मालूम होता कि कितनी उपलब्धि हमारे पास है। वो इन्होंने लगाया क्या? एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष जी कि ये जो सारी इतनी जबरदस्त जो किल्लत हुई है, इसमें काला बाजारी हुई है, ये सब जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पूरी इनकी व्यवस्था जो है वो इन्होंने रखी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि वो धरातल पर रहे, किसानों के पास जाए, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें, जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और कहेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 6ठा दिन था। 16 मार्च तक सदन में बजट पर चर्चा होगी और 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। लेकिन आज जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी सदन हंगामेदार रह सकता है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने डाडम खनन हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे, जिसकी जांच के लिए 3 कमेटी बनाई गई है ताकि मामले की जांच पड़ताल सही तरीके से की जा सके। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुना देते हैं। जैसे पहली बार एक व्यवस्था बनाई गई कि कुछ एडहॉक कमेटीज बनाई गई थी विधायकों को लेकर, अलग अलग विषयों पर 8 कमेटियां बनाई थी। क्वेश्चन आवर्स के बाद 8 कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद बजट पर उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन और बजट पर डिस्कशन। आज के विषयों में मुख्य रूप से जो कॉलिंग अटेंशन मोशन था उसी पर ज्यादा लंबी चर्चा हुई है। ये जो डाडम माइनिंग है, तो भिवानी जिले में डाडम माइनिंग में जनवरी में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक हिस्सा जो स्पोर्ट थी डाडम में माइंस की, वो गिरा है और गिरने के बाद 5 लोगों की मृत्यु हुई, 2 घायल हुए। और उस समय ये विषय ध्यान में आया कि जो माइनिंग करने वाले जो भी माइनर्स हैं, वो उसमें कई प्रकार की उसमें कमियां तो छोड़ी गई थी। 3 कमेटीज बनाई गई उस सारे की जांच करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने एक एसआईटी बनाई। बाद में उस एसआईटी को एक प्रकार से उसका जो चेयरमैन है वो हमने एक रिटायर्ड आईएएस श्री एसएस प्रसाद को बनाया ताकि उसी कमेटी की देखरेख में और वो सारी जानकारी ले पाए कि उसके क्या कारण थे। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो उसमें डिफॉल्ट पर मिलेगा वो कोई भी माइनिंग करने वाला हो, चाहे वर्तमान वाला हो चाहे इससे पहले का हो। क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट में एक बात लिखी गई है, जो जस्टिस प्रीतम पाल उन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है कि ये जो इस समय जो उसमें बहुत गहराई तक 109 मीटर तक जो खुदाई हुई है वो इस पीपी ने नहीं की, यानी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी बजाय जो इससे पहले वाला एंटरप्रेन्योर है उसने की है। हमने माइनिंग की पॉलिसी बनाई है और माइनिंग की पॉलिसी में बहुत उनको सुविधाएं दी गई हैं कि कल को कोई आदमी नहीं भी चलाता है तो उसकी डिक्लेरेशन पर विद इन 1 मंथ उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। अगले 1 महीने में उसकी ऑक्शन हो जाती है और जो सालों साल के जो डेड रेंट उनको देने पड़ते थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। बल्कि अब इसमें ऑक्शन भी आसान हो गई है, ऑक्शन का पैसा भी ज्यादा आता है। क्योंकि लोगों की जो दुविधाएं, इन्होंने जो पेच फंसा रखे थे कि हाँ अगले को बांध के ऐसा रखो आदमी ना निकल सके, ना आ सके, ना जा सके। अब कोई वेस्ट इंटरेस्ट रहे होंगे लेकिन हम उन वेस्ट इंटरेस्ट से दूर हो गए, सारी चीज पारदर्शिता कर दी है। आज माइनिंग का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नया नहीं आता है, पुराने झगड़े हैं उनके कार्य। बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से व्हीकल अंडरपास की मांग का मुद्दा उठाया गया, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि व्हीकल अंडरपास का काम जल्द ही करवाया जाएगा। किसानों की है और 400 एकड़ जमीन लगती है
मैं श्योर करता हूं कि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास जो आपको चाहिए उसको जल्द हम टेकअप करके बनवाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में मनरेगा से संबंधित समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के गांवों में स्थित सभी जलघरों की सफाई करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें और अप्रैल 2022 में इसको युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा तहत 750 रुपए दिए जाएंगे और इस बार साल 2022-23 के लिए अधिकारी 1250 करोड़ के कार्यों का टारगेट लेकर चलें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक काम हो सके। इससे मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। करनाल में विजिलेंस की टीम एक्शन मोड में है। आपको बताते चले विजिलेंस की टीम ने तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी रिश्वत मामले के आरोप में हुई है। इससे पहले डीटीपी की गिरफ्तारी भी रिश्वत मामले में हो चुकी है। मंगलवार को दोनों कोर्ट में पेश होंगे। आरोप है कि दोनों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री होती थी। तो आपको बताते चले इस समय विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। विजिलेंस की टीम ने तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी रिश्वत मामले के आरोप में की गई है। तो वहीं आपको बता दें डीटीपी की गिरफ्तारी रिश्वत मामले में इससे पहले हो चुकी है और दोनों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री होती थी, ये आरोप लग रहा है। जिसके बाद आपको बता दें आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है। उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस बात काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे। फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर जाता है। मालगाड़ी की चपेट में एक कार आ जाती है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें इस मालगाड़ी में सीमेंट भरी हुई थी। मालगाड़ी सीमेंट को लेकर के जा रही थी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीमेंट से लोडेड मालगाड़ी का डिब्बा उतर जाता है। ओल्ड रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला है और इस हादसे में एक कार भी चपेट में आ जाती है। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। प्लेसमेंट कर रहे, प्लेसमेंट करते हुए गाड़ी रोल हो गई पीछे। तो बता रहे हैं ब्रेक नहीं लगे उस पे ड्राइवर पे, इसलिए यहाँ तक पहुँच गई। ड्राइवर ब्रेक तो लगाएगा, ब्रेक ना लगती तो कहाँ पहुँचती गाड़ी। तो मतलब नुकसान होने के बाद ब्रेक लगे हैं ना। हाँ, ठोकर लगने के बाद ठोकर ज्यादा स्पीड से आ रहा था। प्रथम दृष्टि से क्या कुछ मान रहे हैं, किसकी गलती कह सकते हैं? अभी हमारे पॉइंट्समैन जो पीछे थे जी उनकी कमी निकलेगा, बाकी जो क्लियर निकलेगा वो। अब गाड़ी हम तो आए थे अंदर पीछे वहाँ पर, आने के बाद आए तो हम 10 मिनट के बाद या तो रेलवे की गलती के चक्कर में कि हमारी गाड़ी चली गई। क्या हुआ है, मतलब हुआ क्या है? गाड़ी बैक हो रही थी, मतलब माल गाड़ी ये बैग आ रही थी, डिब्बा बैग आ रहा था। बैग आते वो दीवार तोड़ दो पार्किंग में आ गया। पार्किंग में आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो। धर्मनगरी के कुरुक्षेत्र में दबंगों ने एक शख्स पर फायरिंग कर दी। दरअसल बदमाश शख्स की चैन लूटकर भाग रहे थे और जाते जाते उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। पूरी वारदात पास में ठेके पर लगी सीसीटीवी में कैद हो जाती है।
सेल्समैन ने बताया कि शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने पीड़ित से बहस की। उन्हें लगा कि वो ठेके का कैश लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से बदमाश उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों ने हथियार के बल पर शख्स की चैन छीन ली और उस पर फायर भी कर दिया। राहत की बात यह रही कि फायरिंग में पीड़ित की जान नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शख्स पर दबंगों ने फायरिंग करी। ज्यादा से ज्यादा दारू भी पी रखी थी उन्होंने, तो फिर वो कभी हमारे पास आए, दारू ली, बहस भी की, फिर दोबारा से आए, फोन का चार्ज मांगा, हमने मना किया देने के लिए, तो फिर बहस की, तो हमने फिर चार्ज भी दिया। फिर वो कम से कम 10:30 बजे के आसपास और ज्यादा दारू पी ली उन्होंने। मतलब उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे क्या नहीं। तो मतलब एक दूसरा दोस्त है मेरे साथ जो यहाँ पर हुआ है, उसके साथ भी उन्होंने 3-4 बार बहस की। अच्छा, फिर ये जो कुलदीप नाम का है, ये मेरा फ्रेंड भी है और मतलब हर रोज शराब लेने भी आता है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा ये कैश लेके जाता है यहाँ से, तो इसका पीछा किया और कल फायर वगैरह भी कर दी इस पे और चोट वगैरह भी मार दी इसको। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि वो अब चौराहे पर भी मारपीट करने से बाज नहीं आते। वहीं मामला कन्हैया चौक का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवकों ने चलती कार पर डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूट जाता है। इस हंगामे के दौरान युवक पुलिस को पुकारता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं इलाके में मौजूद पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार का कहना है कि ये लोग पहले से ही झगड़ा करते हुए आए थे और जैसे ही वो उन्हें छुड़ाने मौके पर पहुंचे तो वहां से फरार हो गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मारपीट हुई है। बदमाशों के हौसले यमुनानगर में इस कदर बुलंद है कि वो बीच चौराहे पर ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं। यमुना जी 4 लड़के 5 लड़के घूम रहे थे आराम से, ठीक है जी। हमारे पीछे लगी मोटरसाइकिल उठा में से, हम वहाँ से भागते आए जी, यहाँ तक पहुंचे हम। यहाँ कब हॉस्पिटल के पीछे जाकर उन्होंने पहले एक लट मारा, मैंने गाड़ी तेज भगा ली जी, ठीक है जी। भगाते यहाँ रुके हम, पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस वालों के सामने उतर के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है जी, मेरी कार देख लो कितनी दूर है। पुलिस वालों के सामने आके, पुलिस वाले वहाँ खड़े 3, उनके सामने आके सारी कार की शीशे तोड़ गई। डेट निकला पुलिस, कोई पुलिस का बंदा बीच में नहीं आया जी, किसी ने नहीं चढ़वाया, मैं वजह मारता रह गया। ये लड़के कौन थे? ये लड़के जी बानू है जी, एक तो दिल्ली पर है गाँव का गुज्जर, एक जयंत गुज्जर है जी, उसका नाम है आर्यन सलेम पर है जी। ये सब यहाँ राघव त्यागी के बाग में बैठते हैं जी। सब मैं उनको बुलाने भी गया हूँ स्पेशली, आज फिर भी है वहाँ बैठे। भवानी खेड़ा के गांव लुहारी जाटू में एक युवक ने देर रात खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर मार करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपने 3 दोस्तों से परेशान था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक योगेंद्र के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। आत्महत्या का कारण उसके 3 दोस्तों को बताया जा रहा है। मृतक युवक की उम्र 41 साल की बताई जा रही है। तो लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक युवक ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि 3 दोस्तों से युवक काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। आज सुबह करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि एक योगेंद्र नाम के व्यक्ति जो कि गोली लगने की वजह से सिविल हॉस्पिटल हिसार में एडमिट है। तो जिस इत्तला पे हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाने पता लगा कि योगेंद्र वहाँ पे एक्सपायर हो चुका है और उसके भाई की जो नरेंद्र है उनके स्टेटमेंट पे कार्रवाई की गई है। जो उनकी स्टेटमेंट पे हमने मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पलवल में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के तहत पलवल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5 एम्बुलेंस जन सेवा के लिए समर्पित की गई हैं। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने सोमवार को एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। वहीं इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप भी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की ओर से शुरू की गई एम्बुलेंस सेवा से पलवल जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को कम समय में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि एस, जो कि हमारे देश और विदेश सबके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाते हैं
उनका हमारे ज़िले के लिए और ख़ासतौर से फरीदाबाद पलवल क्षेत्र के लिए एक ये योगदान हमेशा याद रहेगा कि इन्होंने हमारे लिए यहाँ पर 10 एम्बुलेंसेज प्रोवाइड की हैं। और ख़ास बात यह है कि एम्बुलेंसेज इनके द्वारा खुद मॉनिटर भी की जाएंगी और ये सर्विसेज इंडिपेंडेंट होंगी। ऐसा नहीं कि हेल्थ, कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को मिक्स कर दी जाती है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। इनकी खुद का कंट्रोल रूम है, खुद की मॉनिटरिंग है, खुद के इनके डॉक्टर्स हैं जो उसको सुपरवाइज। पलवल में महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और नगर परिषद कचरा प्रबंधन को लेकर के 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेषज्ञों ने चर्चा की है। इस सेमिनार का शुभारंभ उप मंडलाधिकारी वैशाली सिंह ने किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि घरों में, कारखानों में, उद्योगों में, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं से निकलने वाला सूखे और गीले कूड़े का उचित प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर के एक्सपर्ट से अपील करते हुए कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर के आम जन को भी जागरूक किया जाए। साथ उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए वार्डों में जाकर के शिविर लगाए जाएंगे। एमसी पलवल के द्वारा आज वन डे सेमिनार लगाया गया था 3 इश्यूज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक एंड सीएनजी वेस्ट। इसका उद्देश्य यही था कि हम शहर के लोगों को, एनजीओज को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सामने, उन समस्याओं का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं पर लोगों तक वो बात पहुँचनी चाहिए। तो आज के सेमिनार के माध्यम से हम ये आशा करते हैं कि यही बातें जो आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आके हमें बताई हैं वो पलवल के लोगों तक जाएंगे और हम लोगों के साथ जुड़कर आगे ऐसा काम करें कि पलवल जो फिलहाल मैं नहीं कहूँगी कि 100% स्वच्छ है, वो आने वाले टाइम पे स्वच्छता की होगी। पलवल में आकर बहुत अच्छा लगा कि छोटे शहरों तक भी अब धीरे धीरे ये बात जा रही है कि सर्वेक्षण में और स्वच्छता को लेकर कैसे हम कंट्रीब्यूट करें। यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। छोटी छोटी चीज़ें कि हमें कैसे इसको कूड़े को कम करना है, क्या उसका करना चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और हम कैसे भागीदारी करें। जनता की भागीदारी की जहाँ बात होती है वहाँ आई थिंक ये अवेयरनेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ आज हुआ और मैं ऐसे समझती हूँ कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है पलवल की। लोगों को मेनली ये कहा गया है कि भाई जिन चीज़ों से आप डरते हैं कि भाई हम पे जुर्माना लगा दिया, हमारा चालान काट दिया, वो दरअसल छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको उनको एजुकेट करेगी कॉर्पोरेट पालिका काउंसिल तो आपको बेहतर सर्विसेज भी मिलेंगी, आपकी समस्याओं का निदान भी होगा और आप लोगों को लगेगा कि भाई आप विकसित से भी बेहतर देश और समाज में रह रहे हैं। एक 1 डे सेमिनार था। मैं संजीता जिंदल हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से रिटायर हुई हूँ। मैं रूल्स बनाने में इन्वॉल्व थी जब रूल्स बनाए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि अब जागरूकता बढ़ रही है इन सब रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। और ये जो 1 डे सेमिनार पलवल नगर निगम ने किया, इसके लिए जागरूकता क्रिएट करने के लिए किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट और सीएनडी वेस्ट के लिए ये 1 डे सेमिनार किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।